Okay, students, so we were discussing over types of support. As we all know, this is called as a simple support, जिससे कितना रिस्ट्रेन मिलता है या कितना काउंटर मिलता है सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि रिएक्शन सिर्फ एक ही मिलता है. देन देयर इज अ रोलर सपोर्ट. करेक्ट. रोलर सपोर्ट जिसमें रोलर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से नीचे से जमीन से तो वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लेफ्ट अगर बॉडी सरक रही है तो रिएक्शन मिलेगा तो क्या उसको कोई रोक पाएगा? नहीं. So there is only one reaction that is going to develop, that is vertically upward. Then there is third type of support, that is called as a hinge support. Okay, in hinge support you will find कि एक क्लैम्प जैसा है जिस पर ये सपोर्ट फिक्स हो गया है और ये सपोर्ट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट बैठ गया है. सिमिलरली इस एंड पर भी. तो क्या होगा, इसका वेट अगर नीचे धस रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये सपोर्ट उसको ऊपर से काउंटर अटैक करेगा. ठीक है, दैट मीन्स एक रिएक्शन मिलेगा आरबी. देन अगर बॉडी इधर सरक रही है, लेफ्ट सरक रही है, तो उसको भी सरकने नहीं देगा ये रिएक्शन उसको काउंटर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज आर एच. करेक्ट. तो इसमें क्या होगा, इस केस में दो रिएक्शन डेवलप हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक एक हो रहे थे लेकिन यहाँ पर दो हो गए. यहाँ बढ़ते देयर इज अ फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट की वजह से अगर बॉडी इधर सरक रही है तो ये क्लैम्प जिसमें ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है उसको सरकने नहीं देगा, मतलब इधर से धक्का देगा. दैट विल बी अ रिएक्शन कॉल्ड एज आर एच. अगर बॉडी ऑब्जेक्ट से वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है तो ये क्लैम्प इस ऑब्जेक्ट को नीचे भी धंसने नहीं देगा, क्योंकि क्लैम्प क्या करेगा, ऊपर धक्का मारेगा, रिएक्शन देगा उतना ही. दैट इज कॉल्ड एज आर बी. अगर इनके वजह से मूवमेंट्स डेवलप हो रहे, यहाँ तो मूवमेंट डेवलप नहीं हो रहे थे, यहाँ पर मूवमेंट डेवलप हो रहे हैं अगर. ठीक है, तो इन मूवमेंट की वजह से क्या यहाँ से उखड़ जाएगा, ये इधर उठ जाएगा क्या? नहीं. क्या करेगा ये क्लैम्प, उसको भी रोकेगा, एक काउंटर मूवमेंट पैदा करेगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So this is all about the types of support, in which we have discussed about the simple support number one, roller support number two, hinge support number three, and last fixed support number four. Okay, so that's all about the support. Okay, let's come to the next thing, that is a free body diagram. That is free body diagram. Now what this free body diagram is going to do, which is also called as in the short form as FBD. FBD में क्या होगा, it will be just an isolated view. It will be an isolated view which shows only the forces exerted on the body. ठीक है. For example, if there are two spherical balls in contact with each other, placed just right side by side of each other, then you will find कि ये बॉल अगर इधर सरकना भी चाह रहा है तो नहीं सरक सकता है, क्योंकि ये बॉल उसको रोक देगा. और ये बॉल अगर इधर सरकना चाह रहा है तो नहीं सरक पाएगा, क्योंकि ये बॉल उसको रोक देगा. कहने का मतलब दोनों इक्वल फोर्सेस शेयर करेंगे. करेक्ट है. जिस वजह से ये यही के यही रह जाएंगे. अगर यहाँ से 200 ग्राम का वेट है और ये आगे सरकना चाह रहा है अपने 200 ग्राम से, तो ये वाला भी अगर सेम वेट का है तो इसको रोक लेगा. बॉडी कांटेक्ट होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर टिके रह जाएंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. ये बॉल फ्लोर से भी कांटेक्ट में है. क्या फ्लोर के अंदर धंस जाएगा ये? नहीं. क्यों? क्योंकि फ्लोर यहाँ से सरफेस कांटेक्ट होने की वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट
रिएक्शन डेवलप करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज ऑफ सेल्फ वेट, क्या ये धंसने वाला है? नहीं, इसको काउंटर करने के लिए रिएक्शन पैदा हो जाएगा। करेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड एज द फोर्सेस जो ड्यू टू सेल्फ वेट बॉडी में रहते हैं, लेकिन बॉडी वही रह जाती है। वजह ये रिएक्शंस जो फ्लोर क्रिएट करते हैं। तो एफबीडी में आप क्या करते हो? एफबीडी में यू आर जस्ट गोइंग टू शो in FBD is a diagram in which you are just going to show what only the forces acting on a body. फोर्सेस कौन कौन से हो गए हो? यहाँ देखिए बनाया मैंने। द फोर्सेस कुड बी सेल्फ वेट नंबर 1, ड्यू टू सरफेस कॉन्टैक्ट जो रिएक्शन पैदा हुआ, ड्यू टू सरफेस कॉन्टैक्ट नंबर 2। ठीक है, थर्ड ड्यू टू बॉडी कॉन्टैक्ट नंबर 3। इनकी वजह से ड्यू टू सरफेस कॉन्टैक्ट, क्या वो सरफेस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं? तो सरफेस कॉन्टैक्ट। अगर रोलर पर रखे हैं तो ड्यू टू सपोर्ट कहूँगा मैं। तो ये दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में ले ले रहा हूँ। सरफेस कॉन्टैक्ट, अगर सरफेस पर डायरेक्टली स्फेरिकल बॉल रखे हुए हैं तो मैं उसको सरफेस कॉन्टैक्ट कहूँगा। लेकिन अगर ये दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि ये एक मैंने बीम लिया, अब ये बीम किस पे सपोर्टेड रहती है? एक सपोर्ट पर। तो यहाँ और यहाँ क्या डिफरेंस आया? यहाँ पे सरफेस था, सरफेस से रिएक्शन पैदा हुए, तो मैंने बोला ड्यू टू सरफेस कॉन्टैक्ट ये फोर्सेस क्रिएट हुए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बार है जो किस पर रेस्टिंग कर रहे हैं? सपोर्ट पर। अब ये सपोर्ट क्या करेंगे? ये रिएक्शन फेंकेंगे ऊपर। इसका जो वेट है इसको काउंटर कैसा करेंगे? ड्यू टू सपोर्ट, सपोर्ट से फेंकेंगे ऊपर काउंटर फोर्स, यानी कि रिएक्शन। तो दिस इज ड्यू टू सपोर्ट। तो मैं इन दोनों को सेकंड कैटेगरी में रख रहा हूँ। ओके, तो फिर these forces जो acting on a body है, तो these forces are caused either by नंबर 1, सबसे पहला कि सेल्फ वेट की वजह से, जो भी चीज़ है उसका खुद का वेट होगा, उस वजह से एक फोर्स डेवलप होगा जो कहाँ से निकलेगा? सेंटर से। सेकंड कौन सा फोर्स हो सकता है? ड्यू टू सरफेस कॉन्टैक्ट या ड्यू टू सपोर्ट। ड्यू टू सरफेस कॉन्टैक्ट या क्या कहेंगे हम उसको? ड्यू टू सपोर्ट। और थर्ड, बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो वो इक्वल रिएक्शन शेयर करेगी। थर्ड ड्यू टू बॉडी कांटेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि फ्री बॉडी में आपको क्या बनाना है? एक आइसोलेटेड व्यू बनाना है जिसमें बॉडी दिखाना है क्या? नहीं, क्या दिखाना है? फोर्सेस जो उस बॉडी पर आने वाले हैं, वो फोर्सेस क्या क्या होने वाले हैं? आपसे बात हो गई उसके ऊपर भी कि कोई भी बॉडी है उसका खुद का सेल्फ वेट, वो सबसे पहला फोर्स जो कहाँ से एक्ट करेगा? सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा, अगर बॉडी सरफेस पे रखी है तो सरफेस कॉन्टैक्ट की वजह से रिएक्शन, या तो सपोर्ट पे रखी है तो सपोर्ट रिएक्शन, दैट इज द सेकंड वन। एंड थर्ड वन इज, दो बॉडी एक दूसरे पे कॉन्टैक्ट में है तो एक दूसरे के साथ वो इक्वल फोर्स शेयर करेगी, दैट इज द थर्ड फोर्स विच वी आर गोइंग टू शो। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द एफबीडी ऑफ दिस फिगर। क्या होने वाला है? एक बॉडी का डॉट, दूसरी बॉडी का डॉट, यानी सेंटर ले लिया मैंने दोनों बॉडी के, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ए बी, इससे क्या निकला हुआ है? सेल्फ वेट। तो दिखा देता हूँ पहले सेल्फ वेट। ठीक है, सेकेंडली क्या दिख रहा है? दोनों बॉडी कांटेक्ट की वजह से ये शेयर कर रहे हैं। सेल्फ वेट को मैं नंबर 1 दे देता हूँ।
ये सेल्फ वेट वाले। बॉडी कांटेक्ट वाला नंबर सही हो गया। क्या बच गया? सरफेस कांटेक्ट वाला। तो सरफेस कांटेक्ट देखिए, ये सेंटर से ही पास होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी अपने सेंटर से ही सरफेस को टच करती है। आप एक व्हील देख लो साइकिल का, अगर वो सरफेस को कांटेक्ट में आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? सेंटर से। आप देखना सेंटर का जो रिंग रहता है, वहां से एग्जैक्टली नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड पोर्शन सरफेस पे कॉन्टैक्टेड होगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो बस रिएक्शन भी वहीं से ऊपर आएगा, तो वो कहाँ तक जाएगा? रिंग तक जाएगा, मतलब कि सेंटर तक जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ बनाऊंगा तो बहुत ही कंजेस्टेड लग रहा है, कि बनाऊं कैसा? तो क्यों ना मैं ये सेंटर से ऊपर दिखा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर थर्ड, फोर्थ, या जिसको मैं सेकंड नंबर पे दे रहा हूँ, सेकंड नंबर ऑफ फोर्थ। The first number is body contact, sorry, self weight. Second is reaction from surface, या support, and the third one is body contact. ये बन गया मेरा FBD, इसको बोलते हैं FBD, FBD. I hope this is clear to all of you students. So let's start with the numericals over an equilibrium. Okay. I'm just taking this first numerical, which says a simply supported beam. देखिए उसने सपोर्ट बता दिया कौन सा होने वाला है। देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्ट कैसा बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं, आपसे बात हो चुकी है, समझा दिया गया है आपको पहले ही, ठीक है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर। देखिए एक बीम है जिसका लेंथ 8 मीटर है, वो सिंपली सपोर्टेड है। कैरिंग अ यूडीएल एंड 2 पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर, यानी कि फिगर पहले से ही शोन है जिसमें यूडीएल है, एक बीम है जो कैरी कर रही है यूडीएल और 2 पॉइंट लोड। उसमें क्या निकालने बोल रहे हो? कैलकुलेट द रिएक्शन एट सपोर्ट। आपको रिएक्शन निकालने। सी, आपके इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में आपको मोस्टली सिर्फ यही निकालना पड़ता है कि भैया रिएक्शन कितना आ रहा है ये बताइए, तो आपको यही फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये आपका फिगर गिवन है जिसमें आपको 2 पॉइंट लोड गिवन है और ये बीच में एक यूडीएल गिवन है। 8 मीटर लेंथ की टोटल बीम है। फर्स्ट पॉइंट लोड 2 मीटर दूर है लेफ्ट सपोर्ट से। यूडीएल 4 मीटर स्पैन पर है, 2 पॉइंट लोड के बीच में है। सेकेंड पॉइंट लोड 40 किलो न्यूटन का है, यूडीएल के खत्म होने पे ही, और वहां से 2 मीटर की और बीम है। तो 2, 4 और 2 दैट मीन्स 8 मीटर। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? द रिएक्शन। देखिए इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है कि अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0। सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एफबीडी बनाएंगे। ये आपका एफबीडी है। एफबीडी में क्या करेंगे, हम पूरे फोर्सेस दिखाएंगे। एक लाइन दिखा देंगे, ये लाइन बीम की। पहला पॉइंट आर ए, सॉरी पहला पॉइंट है जहाँ पर रिएक्शन है आर ए, वर्टिकली अपवर्ड दिखा दिया। ये 50, सभी चीज को पॉइंट लोड के फॉर्म में दिखाना है, सभी फोर्सेस को पॉइंट लोड के फॉर्म में दिखाना है। ये 50 एज इट इज, 40 एज इट इज, आरबी एज इट इज। ये यूडीएल यानी कि रेक्टेंगुलर लोडिंग का क्या करता हूँ मैं, इसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू पॉइंट लोड। कैसे करता हूँ? हाफ इंटू, सॉरी, बाय द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ फिगर, बाय द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ फिगर। फिगर कौन सा होता है? ये यूडीएल वाला, इसको हम रेक्टेंगल मानते हैं। दैट इज एरिया ऑफ फिगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 4 मीटर, और हाइट कितनी है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इससे आपका पॉइंट लोड बन जाएगा यूडीएल का। पॉइंट लोड ऑफ अ यूडीएल वैल्यू कितनी आएगी? 40 इंटू 10, 40 मीटर, मीटर कैंसिल, क्या बचा? किलो न्यूटन। पूरे फोर्सेस रहते हैं किलो न्यूटन में, तो ये आ गया बराबर किलो न्यूटन। ये एक्ट कहाँ करेगा? ये आधे हिस्से पे एक्ट करता है, एक्टिंग एट सीजी, दैट मीन्स L/2, आधे पे, यानी 4/2, दैट इज 2 मीटर पे, यानी कि आधे पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 50 और 40 के बीच में 4 मीटर था,
तो 2 मीटर पर मैंने अपना पॉइंट लोड जिसकी वैल्यू है 40 kN उसको पुट अप कर दिया। तो पूरे फोर्सेस मेरे पॉइंट लोड के फॉर्म में बन गए, आर ए 50 40 40 आर बी। ये मेरा एफ बी डी तैयार हो गया। अब मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाऊंगा। देखिए, टू डिटरमाइन द रिएक्शंस अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच देयर इज द फर्स्ट कंडीशन समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्या आपके फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में है या नहीं? देखिए, आर ए एक्स में है क्या? नहीं, वाई में है। 50 वाई डायरेक्शन, 40 वाई डायरेक्शन, 40 वाई डायरेक्शन, आर बी वाई डायरेक्शन। तो एक्स में तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो पहली कंडीशन मेरी लगती ही नहीं है। पहली कंडीशन में कुछ आना ही नहीं है, तो मैं उसको वैसे स्किप कर दूंगा और सेकंड कंडीशन पे आ जाऊंगा कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। अब पूरे फोर्सेस जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है उनको मैं यहाँ सम कर लूंगा। यहाँ चेक कर लो, आर ए को कैसे लिखूंगा? ऊपर जा रहा है पॉजिटिव प्लस आर ए, ये नीचे आ रहा है -50, ये नीचे आ रहा है -40 प्लस 50, सॉरी प्लस आर बी। सिर्फ फोर्सेस लिख रहा हूँ मैं, तो बस वैसे ही लिख दूंगा, प्लस आर ए -50 -40 प्लस आर बी इक्वल टू 0। दो अननोन है एक इक्वेशन में, ये सॉल्व नहीं होगी, तो मैं अननोन को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ और नोन को एक तरफ राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, मेरी थर्ड इक्वेशन बची है अभी मोमेंट वाली, तो बस वो उसको अप्लाई करूंगा। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, लेकिन कौन सा पॉइंट लेता हूँ मैं? एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है? ए है। तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए इक्वल्स टू 0। पूरे फोर्सेस का मोमेंट लूंगा मैं ए पर। चेक करते हैं, ए मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट, आर ए का मोमेंट ए पर 0, आर ए इंटू 0। क्यों? क्योंकि इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ जाना भी नहीं है, यहाँ भी नहीं जाना है, ये यहीं पर ए है, तो आर ए इंटू 0। सेकेंड, 50 का मोमेंट ए पर, 50 इंटू, यहाँ जाने से ए आएगा नहीं, यहाँ जाने से ए आएगा, हाँ कितना चलना पड़ेगा? 2। 50 इंटू 2 कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, तो प्लस 50 इंटू 2। यहाँ देखिए, प्लस 50 इंटू 2, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, पॉजिटिव घूम रहा है इसलिए क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं, ये 40 का मोमेंट ए पर, तो 40 इंटू कितना चलना पड़ रहा है? 4। 40 इंटू 4, और ये कैसा घूमने वाला है? क्लॉकवाइज, 40 इंटू 4। ये देखिए आप, सेकेंड वाला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, 40 इंटू 4 कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक 40 का फोर्स है, उसका मोमेंट ले लेते हैं ए पर, तो 40 इंटू 2 4 6, 40 इंटू 6 कैसा घूम रहा है? अगेन क्लॉकवाइज, तो प्लस फोर्स 40 इंटू डिस्टेंस 6। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक और फोर्स बचा हुआ है आरबी, उसका मोमेंट लूंगा मैं ए पर, तो आरबी इंटू 2 4 6 8, आरबी इंटू 8 कैसा घूम रहा है? लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आरबी इंटू 8। ये देखिए, माइनस आरबी इंटू 8 इक्वल्स टू 0। पूरे फोर्सेस खत्म हो गए। कितने अननोन है इसमें? सिर्फ एक अननोन है, ये निकल जाएगा, तो आरबी का वैल्यू आ जाएगा, ये आ गया आरबी का वैल्यू। आरबी का वैल्यू आ गया तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, आर ए मिल जाएगा, ये मिल गया मुझे आर ए का वैल्यू। बस यही मुझे फाइंड आउट करना था। इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दिस इक्विलिब्रियम topic is very simple. You just need to apply 3 conditions of equilibrium and then automatically you are going to get the value which is required to be found out. So that's it about the numerical. Thank you.